नमस्कार साथियों, मैं राजवर्धन चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी वेब्स क्लासेस पर। और समय हो रहा है एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए जो हमारे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस हैं उन पर बात करने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो जो हम शुरुआत करेंगे, जैसा कि आपके सामने वो क्वेश्चन दिख रहा है, और वो है महाजनपद काल और मौर्य वंश से संबंधित है। तो जो पहला क्वेश्चन आपको दिख भी रहा होगा। तो आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। बेल आइकन के बटन को दबाएं जिससे कि नई नई वीडियोस की जानकारी तो हमें से पहुँचती रहे। यदि आपके कुछ सुझाव हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, और पहला क्वेश्चन जो आप सभी के लिए वो ये रहा। लिखा हुआ है, राजा अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? ठीक है, राजा अजातशत्रु किस वंश के राजा थे? ये क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। आपको ये बताना है कि राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे। चार ऑप्शंस दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है आपका हर्यक वंश, दूसरा है मौर्य वंश, तीसरा है शिशुंग और चौथा है नंद। तो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को भी जरा देख लें। वो मिस्टेक्स क्या क्या है। ये शिशुंग है, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत है। ये शिशुनाग वंश है, इसको आप शिशुनाग पढ़ें। क्या पढ़ें? शिशुनाग वंश। ठीक है, तो सी ऑप्शन से शिशुनाग वंश है, ये गलत ऑप्शन है। चौथा है डी वाला ऑप्शन है नंद वंश, तो नंद वंश भी नहीं है। बी ऑप्शन है मौर्य वंश, तो मौर्य वंश का शासक भी अजातशत्रु नहीं थे। ए ऑप्शन जो हर्यक वंश दे रखा है ये बिल्कुल सही आंसर है, और इस वंश के बारे में ही कहा जाता है, इसी को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। पितृहंता वंश क्यों? क्योंकि इसने अपने पिताओं की हत्या की और हत्या करके जो मगध की गद्दी थी उसको हत्या लिया। अगर आप महाजनपद काल के बारे में पढ़ोगे तो 16 महाजनपद है, जिनमें मगध सर्वाधिक शक्तिशाली एक महाजनपद था, और मगध जनपद पर सबसे पहले शासन करने वाला जो वंश था वो था आपका हर्यक वंश। और हर्यक वंश के बारे में क्या था कि इसकी स्थापना जो राजा बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार के बाद जो है अजातशत्रु इस गद्दी पर बैठा, क्योंकि बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी गई थी, और इस प्रकार इसमें एक दूसरे की हत्या करके जो है इसको अपनाया गया था, गद्दी प्राप्त की गई थी। इसीलिए से पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। तो पहले का जो सही आंसर है वो क्या होगा आपका? पहले का सही आंसर आपका जो है ए होगा। क्वेश्चन नंबर 79 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कहता है, जरा देखिएगा। लिखा हुआ है, चंपा का प्राचीन शहर महाजनपद की राजधानी माना जाता है। ठीक है, कि चंपा का प्राचीन शहर महाजनपद की यानी कि चंपा की राजधानी क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन अंग, बी काशी, सी मत्स्य और डी जो वज्जी। वज्जी की यदि हम बात करते हैं, वज्जी एक महत्वपूर्ण संघ था। वैशाली और लिच्छवी वज्जी संघ के अंतर्गत आते थे, वैशाली और लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी वंश के बारे में यदि आप पढ़ोगे तो यहीं पर अजातशत्रु के द्वारा क्या है लिच्छवियों को पराजित किया गया, और अपने एक जो मंत्री थे उनका नाम था वत्सकार, और वत्सकार के द्वारा चतुरता पूर्वक क्या है लिच्छवियों को पराजित किया गया। महात्मा बुद्ध के आशीर्वाद से ऐसा कुछ हुआ कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ का जो सही इसमें जो वज्जी ऑप्शन है उसके साथ वैशाली लिच्छवी है। चंपा की प्राचीन राजधानी, चंपा एक जनपद था, महाजनपद था, उसकी राजधानी कहा जाता है अंग थी। क्या थी? अंग वहाँ की राजधानी थी। यानी कि 79 का ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है कि चंपा की राजधानी क्या थी? चंपा की जो राजधानी थी वो आपकी थी भैया ए ऑप्शन अंग। मत्स्य और काशी जो है वो यहाँ पर आंसर जो है गलत दे रखे। काशी के बारे में एक बात जरा याद रखिएगा, पूछा आता है दुनिया के सबसे प्राचीनतम शहरों में शहर कौन सा है, तो काशी विश्व के प्राचीनतम शहरों में से एक शहर है। विश्व के प्राचीनतम शहरों में, प्राचीनतम शहरों में से एक, शहरों में से एक यदि कोई शहर है तो वो कौन सा है? काशी। काशी में ही बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। ठीक है,
और काशी चर्चा में है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का जो है ये आपका संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से वो चुन के आते हैं और उन्हीं के द्वारा वर्तमान में जो काशी के विश्वनाथ मंदिर है उसका जीर्णोद्धार कराया गया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका 80 यानी कि 80 नंबर। क्वेश्चन नंबर 80 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है कि गंगा और सोन जैसी नदियां, गंगा 80 है, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक ने, अच्छा क्वेश्चन नंबर 80 है, थोड़ा मैं 81 पे पहुंच गया। लिखा हुआ है प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासकों ने अपने क्षेत्र में से भाग नामक कर एकत्र किया था। ठीक है, यानी कि भाग नामक कर, क्वेश्चन नंबर 80 कि भाग नामक कर किसके द्वारा एकत्र किया जाता था या किससे लिया जाता था। तो भाग नामक कर के 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फार्मर्स यानी कि किसान, चरवाहा, शिल्प व्यक्ति और जो है क्राफ्ट पर्सन्स, ये व्यक्ति है यहाँ पर, इसको व्यक्ति पढ़े यहाँ, और अंत में है शिकारी और संग्रहकर्ता। तो जो भाग नामक कर्ता यदि आप पढ़ेंगे तो भाग नामक कर प्राचीन भारत में किसानों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था? किसानों से एकत्र किया जाने वाला कर कौन सा था? आपका भाग नामक कर था, जो कि किसानों से लिया जाता था महाजनपद काल के शासकों में। इससे पर यदि आप ऋग्वेद में पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में एक बलि नामक कर राजाओं के द्वारा लिया जाता था। अगर पूछा जाता है कि ऋग्वेद में कर कौन सा था, ऋग्वेद का वर्णन में अगर पूछा जाए ऋग्वेद में किस कर का वर्णन आता है, तो ऋग्वेद में भैया बलि नामक कर, बलि नामक कर का वर्णन मिलता है, जो कि स्वेच्छा से लिए जाने वाला कर था। बलि जो था, और इसमें कोई भी पारिश्रमिक नहीं देता था। जो भी व्यक्ति जिस कार्य में निपुण हुआ करता था वो उस कार्य के द्वारा राजा की सेवा किया करता था। तो बलि नामक कर ऋग्वैदिक कालीन अवस्था में लिया जाता था, जबकि महाजनपद काल में किसानों से लिए जाने वाला कर जो था वो था आपका भाग। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर है वो है आपका ए आंसर, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर बढ़ते हैं। 81 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, सामने लिखा हुआ है गंगा और सोन जैसी नदियां, गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक महाजनपद से होकर बहती थी। गंगा और सोन जैसी नदियां प्राचीन भारत के एक भाग से होकर बहती थी। वो भाग कौन सा है? 4 ऑप्शन है, कंबोज है, कोसल है, मगध है और आपका डी जो है मचचा है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो गंगा और सोन नदियों के बाद यदि हम बात करते हैं तो गंगा और सोन नदियों के जो सोन नदियां थी वो कहाँ से होकर बहती थी? मगध राज्य से होकर बहती थी। मगध एक सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। मगध की यदि हम बात करते हैं तो वर्तमान में जो बिहार का क्षेत्र है, ठीक है, ये उसमें सम्मिलित होता है, बिहार राज्य में सम्मिलित होता है मगध। तो मगध से बहने वाली नदियां थी गंगा और सोन, जो कि प्राचीन महाजनपद मगध से होकर बहा करती थी। कंबोज और कोसल और मचचा जो आंसर दे रखे हैं वो यहाँ पर आपके बिल्कुल गलत आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 यानी कि 82 नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिएगा, लिखिए हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु निम्न में से किसका पुत्र था? ये क्वेश्चन बताना है आपको। नागदशक का, उदयन का, अनिरुद्ध का या बिंबिसार का? ये आंसर है 82। ध्यान दीजिएगा कि आपको अजातशत्रु के बारे में बताना है कि अजातशत्रु निम्न में से किसका पुत्र था? नागदशक का, उदयन का, अनिरुद्ध का या बिंबिसार का? तो क्वेश्चन नंबर 1 की जब मैंने शुरुआत की थी तो वहां पर बोला था कि अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। किसका? बिंबिसार का पुत्र था। और बिंबिसार की हत्या करके ही अजातशत्रु ने क्या है, गद्दी को प्राप्त किया था। शासन की जो महत्वाकांक्षा उसको पूरा किया गया था। तो हर्यक वंश का एक शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था। और अजातशत्रु का जो पुत्र था वो उदयन था। नागदशक के द्वारा ही क्या है, जो हर्यक वंश है उसके
अंतिम शासक की हत्या करके एक नया जो है वंश नागदशक वंश स्थापित किया गया और अनिरुद्ध इसमें यहाँ पर गलत है। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई परीक्षा में पूछा गया। 83 क्वेश्चन कहता है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। यदि हम पढ़ते हैं मगध के साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो नंदों के शासन काल में मगध एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में सामने आया और मगध वंश का जो अंतिम मगध राज्य का जो यानी कि नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो था आपका धनानंद। धनानंद की हत्या जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कर दी जाती है और वहां पर एक नई डायनेस्टी मौर्य डायनेस्टी का उदय होता है, मौर्य वंश का उदय होता है। और धनानंद की हत्या उसके प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से की जाती है। तो यहाँ पर 83 की नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। 83 का जो सही आंसर है वो है आपका ए। 83 का सही आंसर कौन सा रहता है, 83 का ए आंसर बिल्कुल सही है। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, धनानंद। और धनानंद की हत्या किसने की थी, तो ये भी आपको पता रहे, धनानंद की हत्या चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। तो सही आंसर 83 का क्या है आपका ए, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 की ओर बढ़ते हैं। 84 क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, हर्यक वंश से मगध का प्रथम शासक कौन था। हर्यक वंश से, हर्यक डायनेस्टी का पहला शासक कौन था। ये पहला क्वेश्चन हमने भी जब शुरुआत की थी वीडियो की तो वहां पर आया था। हर्यक वंश का जो मगध पर प्रथम शासन किया था वो किसके द्वारा किया गया था, बिंबिसार के द्वारा किया गया था। बिंबिसार ने ही क्या है, हर्यक वंश की नींव रखी थी। कहां पर, बिंबिसार के द्वारा किस कहा कि हर्यक वंश की स्थापना की गई। हर्यक वंश की स्थापना, हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने की थी। और बिंबिसार का पुत्र जो था वो था आपका अजातशत्रु। तो 84 का ए आंसर बिल्कुल सही है। चलिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 85 की ओर बढ़ते हैं। 85 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी क्या थी। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी आपको बतलानी है कि मगध की राजधानी क्या थी, ये आपको बतलाना है। अगर हम 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से पहले पढ़ते हैं तो राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी और मथुरा, ये 4 ऑप्शंस यहाँ पर दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 85 का जो सही आंसर है वो राजगृह है। ये यहाँ पर थोड़ा इंग्लिश में, हिंदी में गलती है इसकी लिखी हुई, इसको आप इस तरीके से पढ़िएगा कि मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह थी। ठीक है, पाटलिपुत्र शहर बाद में बसाया गया, वाराणसी और मथुरा ये उसकी राजधानियां नहीं थी। मथुरा के बारे में भी आप पढ़ लें तो मथुरा राजधानी रहा है, मथुरा राजधानी रहा। और ये कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, और वंश था कुषाण वंश, तब मथुरा जो था कुषाणों की राजधानी के रूप में जाना जाता था। राजगृह जो था वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी बना और उस समय मगध पर जो शासन कर रहे थे वो बिंबिसार और अजातशत्रु के द्वारा जो है वो ये लोग शासन कर रहे थे। पहले बिंबिसार और उसके बाद फिर उसका बेटा अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 86 की ओर बढ़ते हैं। 86 के बाद 87 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कहता है, जरा देखिएगा। सॉरी 86 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 लिखा हुआ है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी कहां पर स्थानांतरित कर दी गई थी। मथुरा में, वाराणसी में, पानीपत में या पाटलिपुत्र में। तो यदि हम मगध के बारे में पढ़ते हैं तो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह से कहां पर, पाटलिपुत्र में ट्रांसफर कर दी गई थी। कहां पर, पाटलिपुत्र में जो थी वो उसकी राजधानी स्थानांतरित कर दी गई थी। बाकी के 3 आंसर जो दे रखे हैं वो आपके गलत हैं, यानी कि 86 का जो सही आंसर है वो कौन सा है आपका, 86 का सही आंसर आपका डी है, पाटलिपुत्र, यानी कि वहां की राजधानी क्या थी आपकी, पाटलिपुत्र। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन 87 लिखा हुआ है
किस वंश ने, क्वेश्चन नंबर 87 की ओर, किस वंश ने महाबलीपुरम के पंचरथ मंदिरों का निर्माण करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचरथ मंदिर या रथ मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर चोल, चेर और पांड्य, ठीक है, और सातवाहन, ये 4 दे रखे हैं। तो किसके द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया गया, क्वेश्चन ये है 87। आंसर दीजिएगा, ठीक है, चेरा, पल्लव, सातवाहन और चोल। तो यदि हम महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करते हैं तो पल्लव शासकों के द्वारा, किसके द्वारा, पल्लव शासकों के द्वारा इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था, ठीक है। अगर हम पढ़ेंगे भी दक्षिण भारत की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ते हैं, तो चोल, चेर, पांड्य वहाँ पर एक महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे। तो इनमें से जो पल्लव शासक थे, उन पल्लव शासकों ने क्या है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण करवाया था। और यहाँ पर जो सही आंसर है 87 का बी, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 की ओर बढ़ते हैं, सामने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 88 लिखा हुआ है, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? जीवक को अपॉइंट करने वाला कौन था? प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके द्वारा अपॉइंट किया गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा, अशोक के द्वारा या बिंबिसार के द्वारा? तो ये दे रखा है। तो जीवक के बारे में कहा जाता है, जीवक महात्मा बुद्ध का शिष्य था और जीवक एक महान चिकित्सक था, ठीक है। जीवक, अगर आप जीवक के बारे में पढ़ेंगे तो जीवक के बारे में कहता है कि वह बिंबिसार के राज दरबार में रहा करता था और उसने अवंती के शासक, जो बिंबिसार था, उसने अवंती के शासक चंद्रप्रदोत सेन की पीलिया नामक बीमारी को दूर करने के लिए जीवक को भेजा था। तो जीवक एक बहुत ही बड़ा आयुर्वेदाचार्य था, आयुर्वेद का ज्ञाता था। तो क्वेश्चन यही पूछा गया कि प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में रहता था या किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो ये जो नियुक्त किया गया था वो बिंबिसार के द्वारा नियुक्त किया गया था। बिंबिसार यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 88 का डी आंसर बिल्कुल सही है। 88 का डी आंसर बिल्कुल सही है कि किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? बिंबिसार के द्वारा ये नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की ओर बढ़ते हैं। 89 क्या कहता है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 89 लिखा हुआ है, मगध एक शक्तिशाली जनपद होते हुए भी वैशाली में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था, ठीक है। मगध एक शक्तिशाली महाजनपद होते हुए भी वैशाली यानी कि बिहार में अपनी राजधानी वज्जी सहित प्रशासन के एक अन्य स्वरूप के अधीन था जो कहलाता था समाजवाद, लोकतंत्र, गण या संघ। और डी ऑप्शन जो दे रखा है वो 89 का पंचायती। तो सही आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 89 का कि 89 का सही आंसर क्या होगा। तो यदि हम पढ़ते हैं 16 महाजनपद काल को तो वहां पर गण या संघ का वर्णन मिलता है। तो ये मगध किसका था? मगध वैशाली जिसकी राजधानी वज्जी थी उसके एक गण या संघ के रूप में कार्य किया करता था और इसीलिए किसके अधीन था? गण या संघ के अधीन था। किसके अधीन था? गण या संघ के अधीन था। तो सही आंसर 89 का जाता है वो आपका सी आंसर बिल्कुल सही है कि मगध किसके अधीन था? गण या संघ के अधीन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद 90 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 कहता है कि वर्तमान के भोपाल शहर का निर्माण निम्न में से किस एक राजा के द्वारा करवाया गया? क्वेश्चन नंबर 90 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसके द्वारा इसको बसाया गया था? नंबर 1 महेंद्र भोज के द्वारा, नंबर 2 राज्यपाल के द्वारा, नंबर 3 विजय सेन के द्वारा और नंबर 4 मिहिर भोज के द्वारा। यदि हम भोपाल की बात करते हैं तो भोपाल शहर को मिहिर भोज के द्वारा, गुर्जर प्रतिहार वंश को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर एक डी ऑप्शन जो मिलेगा वो बिल्कुल सही आंसर मिलेगा कि मिहिर भोज के द्वारा कौन सा जो है नगर बसाया गया था, तो वो भोपाल शहर जो था वो सही आंसर है कि भोपाल शहर को बसाने वाला कौन था? भोपाल शहर को बसाने वाला जो सही था व्यक्ति था उसका नाम था आपका मिहिर
भोज। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 की ओर बढ़ते हैं। 91 नंबर पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई। नंबर 1 अशोक, नंबर 2 धर्मपाल, नंबर 3 चंद्रगुप्त प्रथम, नंबर 4 बिंबिसार। यदि हम विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। पाल शासक धर्मपाल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा। पाल शासक धर्मपाल के द्वारा जो है इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो 91 का जो सही आंसर है वो है आपका जो धर्मपाल, यानी कि बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 की ओर बढ़ते हैं। 92 क्या कहता है जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 92 खजुराहो के समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए। खजुराहो के मंदिर अपनी अद्भुत कला के लिए विख्यात हैं। वो सोलंकी के द्वारा, गहरवाल के द्वारा, चालुक्यों के द्वारा या चंदेलों के द्वारा। यदि हम खजुराहो के मंदिरों के बारे में पढ़ते हैं तो खजुराहो के मंदिर चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए और यशोवर्मन नामक एक शासक का वर्णन मिलता है इस यहीं पर। तो उनके द्वारा इसमें जो है वर्णन, उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो डी आंसर यहाँ पर जो है वो कौन सा है, चंदेल। ठीक है, इन्हें चंदेलों के बारे में जेजाक भुक्ति या बुंदेलखंड का चंदेल वंश ऐसा करके इनका इतिहास पढ़ने को मिलेगा रेगुलर क्लास में जब हम इनके बारे में बात करेंगे। तो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया गया था। सही आंसर 92 का यहाँ पर आता है आपका डी। चलिए नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 93 की ओर बढ़ते हैं। 93 क्या कहता है जरा देखिएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो भारत में 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन को दूसरी भाषा में बात करें तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें में से किस राज्य में गणतंत्र की व्यवस्था लागू थी, लोकतंत्रात्मक राज्य था। 4 ऑप्शन है मगध, वैशाली, अवंती और कौशल। तो कौशल के बारे में कहा था कि कौशल एक राजशाही राज्य नहीं था। यहाँ पर क्या थी 6वीं और 7वीं शताब्दी में क्या है ईसा पूर्व में क्या है ये मौजूद था। यहाँ पर लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। तो कौशल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। 93 का डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है कि कौशल कैसा था, एक लोकतंत्रात्मक राज्य था। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 क्या कहता है देखते हैं। लिखा हुआ है गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान यानी कि 7वीं तथा आरंभिक 6वीं सदी ईसा पूर्व में कितने महाजनपद अस्तित्व में थे। यानी कि गौतम बुद्ध के समय कितने महाजनपद अस्तित्व में थे, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर जाता है, कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जीवन में 16 महाजनपद अस्तित्व में थे। 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। तो सही आंसर क्या है इसमें आपका ए। शुरुआत से हम मगध के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्योंकि मगध एक प्रभुत्वशाली राज्य था। इन 16 महाजनपदों में मगध है, कौशल है, वज्जी है, वैशाली है, लिच्छवी है। इस प्रकार बहुत सारे राज्य थे जो कि 16 महाजनपदों की श्रेणी में आते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 की ओर बढ़ते हैं। 95 की ओर कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। आज का अंतिम क्वेश्चन भी है हमारा ये। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था आपको ये बताना है। 95 का सही आंसर बताना है नरसिंह वर्मन, मंगलेशा, कीर्तिवर्मन और पुलकेशिन फर्स्ट। चालुक्य वंश के बारे में यदि हम पढ़ते हैं तो पुलकेशिन प्रथम जो था वो इस वंश का संस्थापक था। यह सबसे प्रतापी शासकों में से एक था। तो सही आंसर, इसका सही आंसर क्या है, पुलकेशिन प्रथम। यानी कि पुलकेशिन जो प्रथम था वो चालुक्य वंश का संस्थापक था। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। अभी हम प्रश्नों की श्रृंखला को थोड़ा छोटा रख रहे हैं और जल्दी ये श्रृंखला बड़ी होने वाली है। यानी कि क्लास की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी आपको और आपको ज़्यादा क्वेश्चन लगाने के लिए मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, क्या आप हमारे प्रयास से संतुष्ट हैं अथवा नहीं। यदि आपको सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत किया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।